अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते की दिस वीक इन पाकिस्तान रिकॉर्ड हुई थी कल, बट रिकॉर्ड होने के बाद मुझे कई कमेंट्स आए हैं। आई पर्सनली हैव नॉट हैड द टाइम टू लुक इनटू द मैटर, बट सिंस अ लॉट ऑफ यू हैव कमेंटेड एंड आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज़, तो मैं बस ये अपील करना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, अगर वो आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, लुक इनटू दिस। तो जो लोगों की आवाज़ है, जो स्टूडेंट्स की आवाज़ है, मैं बस आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। मैं कॉमेंट पढ़ देता हूँ ताकि आपको जो स्टूडेंट्स की राय है वो मिल जाए इसके ऊपर। वो कह रहे हैं कि हज़ारों बच्चे जो हैं वो एफ से इंजस्टिस फेस कर रहे हैं, क्योंकि एफ का इदारा है, प्लान है कि सी एस एस 2025 के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 15 फरवरी को हों। सी एस एस 2024 के एग्ज़ाम्स अनाउंस किए बगैर, ट्रांसक्रिप्ट जो हैं वो नहीं मिली, जो परफॉर्मेंस है, किस चीज़ में इम्प्रूव करना है, क्या चेंज करने हैं सब्जेक्ट, वो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि रिज़ल्ट ही नहीं आए। तो जो सालों की मेहनत थी वो ज़ाया हो जाएगी। एफ कह रही है कि पिटिशन्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और सोशल मीडिया कैंपेन्स के बावजूद हम 15 फरवरी को ही करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये केस चल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि प्लीज़ एफपीएससी जो है और अथॉरिटीज़ जो हैं इसको रिकंसिडर करें ताकि उनका कॉज एम्पलीफाई हो। तो मैंने सिर्फ जो बच्चों का मैसेज था वो अगर कोई रेलिवेंट अथॉरिटी से सुन रहे हैं उन तक पहुंचा दिया है। प्लीज़ लुक इनटू द मैटर। प्लीज़, इट्स अ सीरियस मैटर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल who have put in years of work for CSS। इतना लाइटली मत लें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक साल में रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, बट बिफोर आई एक्चुअली गेट इनटू द वीड्स ऑफ एक्चुअली व्हाट हैपेंड, हाउ these things are done, I just wanted to make this appeal on behalf of the students to all relevant authorities. Please look into the matter. And now this week's episode of This Week in हेलो, Pakistan। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट रहे ना रहे, हम दोनों रहेंगे यूं ही इस तरह साथ साथ, लेकिन सात समंदर पार। पांचवी एपिसोड दिस वीक इन पाकिस्तान हम आ चुके हैं। हमें लग रहा था कि हम जैसे जैसे खबरों के बारे में बात करेंगे तो दुनिया बेहतर हो जाएगी, दुनिया बदतर से बदतर होती जा रही है। लेकिन उजैर का ग्लो जो है वो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। तो कैसे हैं आप उजैर यूनुस? अल्लाह का शुक्र है। और पांचवी एपिसोड सुबह के 5 बजे रिकॉर्ड हो रही है। शहजाद, तुम हमेशा कंप्लेन करते थे कि मैं तुम्हें सुबह उठाता हूं, तो देखो आज दिस वीक इन पाकिस्तान के लिए मैं सुबह 5 बजे उठा हूं। देखें, ये जो पाकिस्तान भूल के चले जाते हैं ना हमारा देश, मैं आपको कल्चर याद करा रहा हूँ। चढ़ते सूरज की तरह उज़ैर भी सनराइज की तरह ग्लो कर रहे हैं आज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया में जो हो रहा है वो ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी साम्राज्य का जो सूरज है वो डूबता जा रहा है। ये कहा जाता है एम्पायर जब क्रम्बल हो रहे होते हैं तो उनके डिसीजंस क्रेजी से क्रेजी हो जाते हैं। मेरी नज़र में तो ट्रम्प का प्लान है, और हमने जो पहली एपिसोड की थी या दूसरी एपिसोड की थी उसमें हमने ये जिक्र किया था कि सीज फायर जो ट्रम्प ने करवाई है वो एक विक्ट्री है। और अगर हमें पहले खदशात थे और हमने बार बार कहा था कि ट्रम्प आकर बदतर साबित होंगे, ये सीज फायर से लगता है कि शायद हम गलत थे। लेकिन अब जो ट्रम्प ने अनाउंस किया है वो अनटेनेबल है। वो मेरे ख्याल से नेतन्याहू को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ट्रम्प वुड गो दिस फार। The U.S. will take over the Gaza Strip, will own it, and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. I do see a long-term ownership position, and I see it bringing great stability to that part of the Middle East. I would call it nothing short of annexation. I would call it nothing short of ethnic cleansing. ट्रम्प ने सीधा सीधा बोल दिया है कि यूएस अब टेक कंट्रोल कर लेगी गाजा का, और पैलेस्टीनियंस जो हैं वो वापस नहीं आएंगे। इनको आप और मुल्कों में डाल दें। यही है इसराइल जो हमेशा से चाहता था, और ट्रम्प उनकी एक्सपेक्टेशन से आगे निकल कर उनका साथ दे रहा है। आई डोंट इवन हैव वर्ड्स टू कंडेम दिस। उज़ैर, योर टेक। शहजाद, इसके अंदर देखें, दो व्यूज़ एटलीस्ट वाशिंगटन में आ रहे हैं। और उससे पहले कि आई शेयर दोज व्यूज़, एक मेरी बात हो रही थी डिप्लोमेट से, तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प बेसिकली, जिसकी अगर मैं उर्दू ट्रांसलेशन करूँ, कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो जियो पॉलिटिक्स के मलिक रियाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रीनलैंड भी चाहिए, पैनामा भी चाहिए, कनाडा भी चाहिए, और अब गाज़ा भी चाहिए। बट ऑन अ सीरियस नोट, this is being interpreted in two D ways. in DHA now is for Donald Housing एग्जैक्टली, Association. डोनाल्ड हाउसिंग एसोसिएशन। वहाँ ट्रम्प टावर कराची में भी बनाना है ना, अगर इफ यू माशाल्लाह। बिलीव जेंट्री बीच फॉर एग्जांपल। ऑन अ सीरियस नोट, जो दो व्यूज आए हैं सिंस दैट स्टेटमेंट वाज मेड, पहली रिपोर्टिंग तो ये हुई है कि इस बात के बारे में इंटरनली गुफ्तगू भी नहीं हुई थी बिफोर डोनाल्ड ट्रम्प रैन हिज माउथ एसेंशियली इन इन फ्रंट ऑफ बीपी एंड इन फ्रंट ऑफ जर्नलिस्ट्स आफ्टर द मीटिंग। और उसके साथ साथ
एक पुशबैक आया इंक्लूडिंग फ्रॉम रिपब्लिकन्स, क्योंकि ऑब्वियसली एक व्यू है रिपब्लिकन पार्टी में कि वी शुड नॉट गेट इन द बिजनेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। मार्को रूबियो ने भी उसे वॉक बैक करने की कोशिश की कि प्रेसिडेंट का मकसद जो है वो ऑफेंड करना नहीं था, इस तरह की बात करना नहीं था। उनका मकसद जो था वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग था कि पुरानी चीज़ें नहीं चल रही तो हमें और चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द रिपब्लिकन साइड ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ के ही डिड नॉट, जैसे पाकिस्तान में होता था भाई का मतलब ये नहीं था कहने का, भाई का मतलब वो था कहने का। तो वो एक बात चली है पिछले 2-3 दिनों के अंदर। इसमें इफ आई दूसरी मे तरफ, ऐड, मैंने फॉक्स न्यूज की यस, भी एक क्लिप देखी जिसमें दे साउंडेड इनक्रेडुलस, जिसमें वो लिटरली वो नहीं होता, आपको लाइव नजर आ रहा होता है कि सिस्टम मेल फंक्शन कर रहा है। और आई थिंक वो फॉक्स एंड फ्रेंड्स का ही शो था, उसमें बैठे हुए थे लाइक, श्योरली डोनाल्ड ट्रम्प विल नॉट सेंड ट्रूप्स, राइट? राइट? Surely this does not, of course Donald Trump doesn't mean US या troops on the ground, of course he doesn't, right? Because वो यही शुरू से कैंपेन कर रहे थे कि क्यों हमारे जवान मरने जाते हैं औरों की जंग में दुनिया भर में। और अब बज़ाहिर जो लग रहा है कि अगर यूएस कंट्रोल लेगा तो उसका मतलब यूएस ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड है। तो कुछ रिपब्लिकन्स भी, और जो फॉक्स न्यूज़ आप समझें कि जिस तरह ARY बोल्ड टाइप हमारे होते थे, वो रिपब्लिकन पार्टी के ARY बोल्ड टाइप हैं। वो उनको भी समझ में नहीं आ रही कि सालों साल जो हमने बेचा है कि हमारे जवान जाके औरों की जंगों में नहीं मरेंगे, अब अगर ट्रम्प कह रहे हैं कि यूएस कंट्रोल होगा, तो नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड होंगे। और ये जो बिल्कुल, प्रेस सेक्रेटरी है उन्होंने भी क्लैरिफाई किया कि नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि यूएस ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड होंगे। अगेन किसी को भी नहीं पता ट्रम्प ने क्या बोला है और मकसद एग्जैक्टली, क्या है। डैमेज कंट्रोल चल रहा है। एग्जैक्टली। तो ये डैमेज कंट्रोल रिपब्लिकन साइड पे या प्रो रिपब्लिकन सर्कल में चल रहा है। दूसरी तरफ ऑब्वियसली एक रिएक्शन आया है ना सिर्फ अमेरिका के अंदर फ्रॉम कम्युनिटीज लाइक द अरब अमेरिकन कम्युनिटी इन मिशिगन, जिन लोगों ने इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रम्प की सपोर्ट भी की थी इलेक्शंस के अंदर, उन्होंने भी इस बात को कंडेम किया है। लेफ्ट ने भी ऑब्वियसली कंडेम किया है, और उसके साथ साथ पूरी दुनिया से जो है एक पुशबैक आया है, स्टार्टिंग विद सऊदी अरेबिया, जहां जब ये कमेंट हुआ आई थिंक गालिबन वहाँ रात के 4 या सुबह के 5 बज रहे थे। ऐसा ही कुछ टाइम था, डिफरेंस की वजह से आई मे बी रॉन्ग अबाउट द एग्जैक्ट टाइम। तो उन्होंने उस वक्त वेरी वेरी क्विकली एक क्लैरिफिकेशन इशू की कि वी आर नॉट अप फॉर दिस। उसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जॉर्डन, इजिप्ट, इन तमाम ममालिक ने जो है वो इंगेज किया इस टॉपिक पे और इसे कहा कि दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। हैविंग सेड दैट, कोर इशू जो है इस वक्त शहजाद, जो आपने शुरू में बात की, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के कोई अपने बिलीफ्स या स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस नहीं हैं इस इशू पर इन पर्टिकुलर। लेकिन उनके जो दामाद हैं जैरेड कुशनर, वो वहाँ पे होटल बनाने की बहुत पहले बात कर चुके हैं। इजरायली एक प्लान है इस जगह को क्लेंस करने का कि यहाँ पे फ़लस्तीनी ना रहें। लिकुद पार्टी का अगर आप ओरिजिनल चार्टर पढ़ें तो अगेन कुछ लोग जो इस इशू को फॉलो करते हैं उन्हें मालूम होगा कि एक बड़ा पुशबैक था सोशल मीडिया पर, अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ पर, जब प्रो पैलेस्टाइन एक्टर्स कहते थे फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। तो कहते थे दिस इज जेनोसाइडल लैंग्वेज। वेल दोज पीपल शुड गो एंड लुक एट द लिकुड पार्टी चार्टर विच ऑल्सो सेज द सेम थिंग, बट समहाउ लिकुड पार्टी का ये चार्टर में होना जेनोसाइडल लोगों को नजर नहीं आता, विच इज द डबल स्टैंडर्ड और लैंग्वेज का इशू जो हमने पहले भी बात की थी। आई थिंक एट इट्स कोर जो इशू है डोनाल्ड ट्रंप और उनके इनर सर्कल के अंदर, वो ये है कि देयर इज अ बिग सर्कल ऑफ पीपल अराउंड हिम हु आर एक्सट्रीमली प्रो इजराइल, both on the evangelical side as well as on the pro-Israel, like for national security consideration side, और वो चीज़ हमें बार बार नजर आएगी। ये मेरा व्यू है। The more charitable view, if I may also for the audience, just to complete this picture, is कि डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टाइल है कि वो एब्सर्ड चीज़ें कहते हैं और उस एब्सर्ड चीज़ों की वजह से एक रिएक्शन आता है, बट ही इज़ नॉट ट्रूली कमिटेड टू दैट। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई वुड यूज़ दैट एज अ पॉइंट ऑफ एविडेंस, आई वुड से कि वो रॉकेट मैन कह देते हैं किम जोंग उनको, और फिर उसके साथ उन्होंने समिट भी की और डील करने की कोशिश भी की। तो आई थिंक this is his style, to insert chaos for no reason. However, it has real consequences in the sense के इसराइल ने अपनी मिलिट्री को ऑलरेडी ऑर्डर्स दे दिए हैं कि आप इवैक्यूएशन फ्लाइट्स जो हैं वो करना शुरू करें। और जिस तरह की ज़बान इजरायली गवर्नमेंट या राइट विंग इसराइलीज ने यूज़ की है इस अनाउंसमेंट के बाद, इट वाज eerily सिमिलर टू व्हाट द नाजी रेजीम इन जर्मनी यूज्ड टू आर्ग्यू के दूसरे भी तो मुल्क हैं, एमिग्रेट कर लें, यहूदियों को अगर कहीं और जाना है और लोगों को इतनी फिक्र है उनकी तो वो ले लें,
उसी तरह की ज़बान अब इसराइल में इस्तेमाल हो रही है कि दूसरे मुल्क स्पेन आयरलैंड ले लें अगर उनको इतना प्यार है फ़लस्तीनियों के साथ। और जो 1.5 साल से हम लोग बोलते जा रहे हैं कि यार यही हमेशा से प्लान था। पहले झूठ बोला गया कि अच्छा सिर्फ नॉर्थ गाज़ा होगा, राफ़ा सेफ ज़ोन होगा। मतलब 1.5 साल हो गया है, हर जो आर्ग्यूमेंट ऑनलाइन की जाती थी वो झूठ साबित हो चुकी है। और जो हम शुरू से कह रहे थे, आपने लैंग्वेज की बात की, नेतन्याहू तो यूएन में मैप लेकर आ गए थे जिसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता था पैलेस्टाइन, वो जेनोसाइडल नहीं है। हेडलाइंस अब जब बनाई जा रही हैं फ्रॉम द रिवियरा टू द सी, मैप एआई बनाया जा रहा है कि जी बीच रिजॉर्ट्स होंगे। ये पाकिस्तान में भी जो लोग रहते हैं प्लीज़ इससे थोड़ी अकल करें कि जब आप ये बहरिया टाउन जैसी हाउसिंग सोसाइटीज़ लेते हैं तो वो किसी के घर तोड़कर बनाई गई है। तो इतने दूर, किलोमीटर दूर आपको जब ये चीज़ नज़र आ रही है होते हुए, तो जब घर से पास होती है, जब कच्ची आबादियाँ इस्लामाबाद में तोड़ी जाती हैं, तो क्यों जस्ट बिकॉज़ आपको वहाँ ज़मीन सस्ते दामों में मिल रही है, कराची के बहरिया टाउन में या इस्लामाबाद के नए सेक्टर में, तो हमारे भी लोगों को इंसान समझें। डिस्प्लेसमेंट से वो गवादर में पीसी बने, वो तेल अवीव बने या वो कराची बहरिया टाउन बने, वो लोगों की लाशों पे बना हुआ होता है। तो उससे जो भी पैसे कमाते हैं, वहाँ जाकर रहते हैं, अवाम और इंसानों के बारे में सोचें, ना कि अमारातों के अमारात नहीं, इमारातों, व्हाट्स द वर्ड फॉर इमारातों में, बिल्डिंग, इमारतों के इमारतों के बारे बारे में। इतना मैं अच्छी बात कर रहा था, मेरी वीक उर्दू ने सारा पॉइंट तबाह कर दिया। बर्गर्स का मसला ही सारा ही है। नहीं, मैं अच्छी बात कर रहा था। सो लास्ट वीक आपने बात की थी कि ट्रम्प का जो विड्रॉल है वो एक गिफ्ट रैप हुआ हुआ है चाइना। तो हम व्हाट वी आई थिंक फेल टू मेंशन वाज डब्ल्यूएचओ से भी विड्रॉ कर चुके हैं ट्रम्प। कितना बड़ा ये तो गिफ्ट रैप है कि अब तो चाइना कैन स्टेप इनटू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। Oh, it's a big, I mean, across the board, right? अगर आप देखें कि इवन कनाडा की रिपोर्ट्स अब आ रही हैं कि आफ्टर द टैरिफ थ्रेट कनाडा ने प्लान्स कंसिडर करना शुरू कर दिए हैं कि उसका जो ऑयल है वो किस तरह चाइना को एक्सपोर्ट किया जाए या थ्रू द वैंकूवर पोर्ट आगे भेजा जाए दूसरे ममालिक को। तो तमाम मुल्क जो हैं वो इस तरह हेज करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आई मे बी इनकरेक्ट बट आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर कि अनाउंसमेंट आई थी कि द ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपी फाउंडेशन विल कवर, इट्स नॉट अ ह्यूज अमाउंट, कुछ $600 मिलियन या कुछ है। तो एटलीस्ट अमेरिकन नॉन प्रॉफिट्स हैव स्टेप्ड अप पार्शली और फुली टू मीट दैट रिक्वायरमेंट, बट ओवरऑल यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। और कल या 24 घंटे पहले ट्रम्प इंतज़ामिया ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक और इशू किया है जिसके अंदर उन्होंने आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे सैंक्शंस लगाए हैं फॉर गोइंग आफ्टर इजराइल एंड नेतन्याहू। अमेरिकन allies. Or again, point being basically we are all about the rules-based world order so long as it doesn't come after us or our friends. हमने यूएस एड की जो फंडिंग बंद हुई है वो हमने लास्ट वीक डिस्कस तो कर ली थी, पर उसमें पाकिस्तान में पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा शोर हुआ है। उसके अंदर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, हमें लगता है कि जी फॉरेन फंडिंग आ रही है, यूएस एड आ रही है, वो बुरी चीज़ ही होगी। पर बहुत सारे लोगों की स्कूल्स की फ़ीस, बहुत सारे लोगों की a lot of health programs, especially things around एसटीडीज एंड एड्स, जो शायद पाकिस्तान में फंडिंग मिलना जिन प्रोजेक्ट्स के लिए मुश्किल होती है, तो बिल्कुल अमेरिका ने एड लेवरेज की है और कई जगह एड को इस्तेमाल किया है फॉर देयर कोवर्ट ऑपरेशंस। बट ऐसा नहीं है कि यूएस एड से दुनिया भर में कई लोगों का फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो पाकिस्तान में यूएस एड से चल रहे थे, वो हेल्थ वार्ड्स हों, वो एजुकेशन हो, वो स्कूल्स हो, वो भी अब अफेक्ट होगी। डू यू वांट टू ऐड समथिंग टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी सेड लास्ट वीक? No, one quick thing again into the weeds of things के ये इशू जो है USAID का और आगे एजेंसीज का एजुकेशन डिपार्टमेंट को बंद करने की भी बात हो रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई बनेगी। इसलिए क्योंकि USAID का चार्टर जो है वो कांग्रेस ने पास किया था, उसकी फंडिंग भी कांग्रेस से पास होती है। राइट पे स्टीव बैनन जैसे लोगों का मानना है कि यूएसएआईडी जो है एक फ्रंट है सीआईए और MI6 के लिए, इसलिए हमें इसे बंद करना होगा, इट्स वेस्टफुल गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और वो कहते हैं कि इवन दो कांग्रेस बजट पास करती है लेकिन वो एक सीलिंग होती है, यानी कि अगर आपने कहा है कि 100 का आप बजट स्पेंड करेंगे और अगर सदर को लगता है कि मुझे सिर्फ $1 स्पेंड करना है तो ही कैन नॉट स्पेंड द अदर 99, इनफैक्ट टेक दैट मनी अवे। तो राइट पे कॉन्वर्जेशन चल रही है कि हम इस इशू को की लड़ाई को लेते लेते सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस इम्पाउंडमेंट के इशू को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज करेंगे और उस पर क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट है तो हमें उस पर रिलीफ मिलेगा। तो दिस इज मोर देन जस्ट अबाउट USAID, आई थिंक इट्स द ओपनिंग सैल्वो
in redefining the role of Congress and the presidency in America. Yeah, as somebody who's highly critical of the imperialist role of the United States, I personally benefited from USEFP, जो एक यूनाइटेड स्टेट टैक्स पेयर फंडेड प्रोग्राम है, जो दुनिया भर में फुल ब्राइट प्रोग्राम लोगों को मास्टर्स पे भेजता है। उन्होंने पैसे दिए थे मेरे मास्टर्स के। इट्स अ ह्यूज leg of soft power for the US around the world. It's a phenomenal program. Not only will it hurt a lot of capable students around the world if it was to end, it will also hurt the United States and the soft power it enjoys around the world, क्योंकि जब लोग फुल ब्राइट करके यूएस से जाते हैं वो सॉर्ट ऑफ एम्बेसडर्स भी बन जाते हैं, नॉट ऑफ यूएस पॉलिसीज बट एटलीस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड इट generally also brings people closer together. So it would be very unfortunate if funding freezes for programs like that. Just to close ट्रम्प वॉच फॉर द वीक, हमने जब लास्ट वीक टैरिफ की बात की थी, मेरे एक दोस्त रेहान का मैसेज आया, उसने बोला आप लोगों ने खुल के ज़्यादा टैरिफ्स की बात नहीं की। तो डू वांट टू ऐड समथिंग ऑन टैरिफ्स एंड ट्रम्प्स टैरिफ पॉलिसी? आई मीन सी एक जो राइट का व्यू है अगेन वो मैं समझा देता हूँ, बिकॉज आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू लुक एट उनकी लॉजिक क्या है, राइट? कि वो कम्प्लीटली लॉजिकल नहीं है। उनका लॉजिक ये है, एटलीस्ट एज फार एज फोक्स लाइक बैनन एंड अदर्स इन दैट इकोसिस्टम, टकर कार्लसन आर एक्सप्लेनिंग, कि अमेरिकन मार्केट को एक्सेस मिलना जो है वो एक प्रिविलेज है, क्योंकि वो इतनी बड़ी मार्केट है, और उस प्रिविलेज्ड एक्सेस के लिए ममालिक को कुछ चीज़ें करना होंगी, और अगर वो चीज़ें नहीं करते तो फिर हम टैरिफ लगाएंगे टू इम्पोज कॉस्ट ऑन देम, नंबर वन। नंबर टू, उस टैरिफ को हम इस्तेमाल करके उस डिफरेंशियल को राइट साइज करेंगे जो कि दूसरे ममालिक ने आर्बिट्राज के तौर पे इस्तेमाल किया है, यानी कि सब्सिडीज़ दे के, लेबर रिफॉर्म कम करके, एट्सेट्रा, टू हॉलो आउट अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये दो इनके व्यूज़ हैं टैरिफ्स लगाने के। मेरा व्यू ये है कि अमेरिका जो है, एक तरह से अगर आप टैरिफ लगाना चाहते हैं तो इट अंडरमाइंस अमेरिकन इकोनॉमी, नंबर वन, बाय कॉजिंग इन्फ्लेशन डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, जो कि एक ऑलरेडी इशू रहा है काफ़ी टाइम से। नंबर टू, उसकी वजह से डॉलर की स्ट्रेंथनिंग होगी इंटरनेशनल मार्केट में, जिसकी वजह से दूसरा इम्पैक्ट अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे पड़ता है, इवन विदाउट अदर कंट्रीज डूइंग एनीथिंग अबाउट रिटेलिएशन टू योर टैरिफ्स, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग और हर्ट होती है। और नंबर थ्री, कि जब आप ये चीज़ें करेंगे तो दुनिया भर के ममालिक, जैसे हमने कनाडा की बात की, वो अपनी सप्लाई चेन और अपनी ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स इवॉल्व करेंगे दूसरे ममालिक की तरफ, क्योंकि वो आप पे भरोसा नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली अगर आप इस अप्रोच को अपनाएंगे, देन यस, शॉर्ट टर्म में शायद आपको कुछ फ़ायदा हो। कनाडा जो है वो एक फेंटेनिल जार लगा दे, या मेक्सिको कह दे कि ठीक है हम 1000, 2000, 3000 ट्रूप्स और बॉर्डर पे लगाते हैं फेंटेनिल रोकने के लिए, लेकिन अगले 4, 6, 8 महीनों के अंदर वो एडजस्ट करेंगे एक नई रियलिटी के लिए, जिसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो सिर्फ अमेरिका और अमेरिकी सिटीजन्स को होगा। या व्हाट इज इट कॉल्ड, द चिकन प्रॉब्लम, कि वो आपकी नौकरियां भी अगर आप कोई चीज़ पे टैरिफ लगाते हैं, तो अगर वो चीज़ इस्तेमाल हो रही है एज अ रॉ मटेरियल इन समथिंग एल्स, तो फिर वो चीज़ भी नहीं बनती। तो फिर जो यूएस नौकरियां आपने सोचा था यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, तो एक्चुअली इन अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस द डेटा एक्चुअली शोज कि नौकरियां कम हो जाती हैं, क्योंकि वो पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज जो हैं वो ठप हो जाती हैं। आई मीन एग्जाम्पल जो है, क्योंकि हमारी ऑडियंस पाकिस्तान से है, आप सीरियल उठा लें, अगर आप जेन जी के नहीं हैं तो यू नो एंड यू हैव लिव्ड दिस एक्सपीरियंस, कि जब सीरियल पे बैन था या टैरिफ्स बहुत ज़्यादा थे पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट पे, अभी भी है, खेपिए लेके आते हैं इंटरनेशनल सीरियल्स प्राइमरीली जो सुपर मार्केट में मिलता है, देयर वाज नो इंसेंटिव डोमेस्टिकली टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी सीरियल। आपको एक बड़ा बेकार सा फौजी सीरियल मुझे याद है बचपन में मिलता था, जो आप उजैर ने खाने बोला है, मैंने बिल्कुल नहीं बोला है। जो आप जो है वो खाने खाने से कतराते थे, और फिर खेपिए और दूसरी तरह से फ्रॉस्टेड फ्लेक्स और अच्छी सी आने लगे। तो जब आप हाई बैरियर लगाते हैं, नंबर एक, आपकी डोमेस्टिक कंपनी के पास कोई इंसेंटिव नहीं होता इनोवेट और compete करने का, और नंबर दो, आपके कंज्यूमर के पास ना तो सस्ता प्रोडक्ट मिलता है, ना अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है। यही चीज़ हमें गाड़ियों में भी पाकिस्तान में नज़र आती है। तो वेदर इट इज सीरियल, अ वेरी बेसिक प्रोडक्ट, और कार्स विच आर मच मोर एडवांस्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, दोनों चीज़ों में आपको ये चीज़ नज़र आती है। अगर आप फौजी खाने मुंह में ठूसने की बात कर ही रहे हैं, तो फिर कोट पैकिंग पर आ जाएं। बिल्कुल, दैट इज, यू शुड कवर दैट टॉपिक, कि क्या हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और कोर्ट को क्यों पैक किया गया है एक टाइट डब्बे के अंदर बेसिकली। देखिए, अब ये बात तो बिल्कुल ही बज़ाहिर है कि कोर्ट को पैक किया जा रहा है, जो चीज़ उसके अगेंस्ट आर्ग्यू की जा रही है या बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो
ऑब्जेक्टिव लोग होते हैं जो न्यूट्रल एक गाली बन चुका है, जानवर वाली न्यूट्रल नहीं, एक्चुअल न्यूट्रल, उनको पढ़ा करें, सुना करें, क्योंकि जब आपके अगेंस्ट चीज चाह रही हो, आपको जितने भी बुरे लग रहे हो, एज मच एज रीमा उमर आर्ग्यूड अगेंस्ट पीटीआई जजेस, जब पीटीआई कोर्ट पैक कर रही थी या पीटीआई के फेवर में ये लोग पर्टिकुलर जजेस दे रहे थे या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना रहे थे, रीमा उमर ने भी अभी एक थ्रेड लिखा है कि जो लोग ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि अभी पीटीआई कोर्ट कंट्रोल कर रहा है, पीटीआई के जजेस हैं, उसके अगेंस्ट मजबूरी में बेचारी गवर्नमेंट कोर्ट पैक कर रही है। तो उन्होंने बहुत अच्छा थ्रेड लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा कि जो 17 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उसमें से 3 जो हैं वो तब अपॉइंट हुए थे जब साकिब निसार चीफ जस्टिस थे, जस्टिस अख्तर, जस्टिस शाह, उनको अभी जो करंट सेटअप है, हमारी करंट एस्टैब्लिशमेंट है, वो इश्क करती थी जब तक पीटीआई का रिजर्व सीट जजमेंट नहीं आया। तो अब जब रिजर्व सीट जजमेंट आ गया है, तो जो मंसूर अली शाह और अख्तर जैसे जजेस हैं जो एस्टैब्लिशमेंट को लगता था हमारी साइड पर हैं, अब वो दुश्मन बना दिए गए हैं। 3 जो जजेस हैं वो तब अपॉइंट हुए जब जस्टिस गुलजार थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस मजहर हैं, जो काजी फैज ईसा के प्रिफर्ड जजेस थे, जिन्होंने ईसीपी का सिंबल डिसीजन अगेंस्ट पीटीआई को अपहोल्ड किया, एंड जस्टिस मंदोखेल हैं, व्यूड वेरी फेवरेबली बाय द करंट गवर्नमेंट। साथ ही साथ 4 जजेस हैं, जब जस्टिस बंदयाल थे वो चीफ जस्टिस थे तब अपॉइंट किए, जस्टिस अथर मिनल्ला जो जस्टिस बंदयाल के वोकल क्रिटिक भी बने, जस्टिस अथर मिनल्ला का नाम सबको पता होगा, अक्सर जो अपराइट डिसीजन होते हैं उनमें उनका नाम आता है। उन जस्टिस हिलाई हैं, who was viewed favorably by the current government, Justice Wahid plus Justice Rizvi, who were nominated only because PDM's law minister plus AG voted for them. The maximum number of judges currently serving in the Supreme Court were actually appointed when Qazi Faiz Issa was Chief Justice of Pakistan. Justice Sadat, Justice Afghan, Justice Shahzad, Justice Abbasi, Justice Bilal. Government doesn't seem very happy with Justice Abbasi and Justice Sadat and sidelining them. वर दे ऑल्सो पार्ट ऑफ जनरल फैज़ प्लान टू कैप्चर सुप्रीम कोर्ट? तो अगर ये आर्ग्यू किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पे जनरल फैज़ या पीटीआई या जस्टिस बंदयाल और पिछली जो सेटअप थी उन्होंने इन्फिल्ट्रेट कर दिया है और अब हमारी मजबूरी है कि जी यूथ जजेस बैठे हुए हैं क्योंकि इसी तरह की बातें की जाती हैं, तो इफ़ यू एक्चुअली लुक एट द डेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे रीमा उमर ने जिस तरह पूरा ब्रेक डाउन किया कि ज़्यादातर जजेस तो हैं वो तो तब अपॉइंट किए गए जब काजी फैज ईसा थे, या उस तरह के जजेस हैं जो पिछले दौर में गवर्नमेंट ने फेवरेबली देखा था। तो मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, तो जो जजेस जब आपके खिलाफ फैसला दें वो दुश्मन हो जाएं, ये पीटीआई भी इसी तरह आर्ग्यू करती है, पीडीएम भी इसी तरह आर्ग्यू करती है। पीएमएलएन पीडीएम एस्टैब्लिशमेंट का जो बयानिया है कि पीटीआई का होल्ड ओवर द सुप्रीम कोर्ट तोड़ने के लिए हमें मजबूरी में कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ते हुए जजेस को पैक करना है और जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज करना है। द डेटा शोज अदरवाइज, यू कैन नॉट कॉल दिस एनीथिंग बट कोर्ट पैकिंग। आपने पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके सारी के सारे पॉइंट किस तरह से करने हैं, लगाना किसको है, वो सब अपने कंट्रोल ले लिया है। उसके बावजूद आप कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे कि यार 19-20 भी गुंजाइश ना रहे कि कोई अपराइट फैसला दे दे। हर चीज़ हम कंट्रोल करें, कोर्ट्स हम कंट्रोल करें, जुडिशरी हम कंट्रोल करें, जजेस हम कंट्रोल करें, और इसको ही कोर्ट पैकिंग करते हैं कहते हैं। यही है जो एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी कर रही है, हाई कोर्ट में भी कर रही है। And unfortunate as it sounds, I know I've known as a pessimist now, but the future for democracy and civil rights and human rights in Pakistan does seem very bleak indeed. I fully agree शहजाद, और उसके अंदर with the detail that you ran, उसके अंदर कुछ हिलेरियस चीज़ें भी हुई हैं। यानी कि जस्टिस ईसा के ज़माने में पहले जब वो बेंच मेकिंग के लिए 3 जजेस का बिल लाया गया तो पीएमएलएल ने कहा देखें ये जमहूरियत ला रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और एक शख्स के पास पावर नहीं होना चाहिए बेंच बनाने के लिए वगैरह वगैरह। चीफ जस्टिस जो है वो बादशाह की तरह काम करता है, इसलिए हम देखें इतना अच्छा रिफॉर्म लाए। थोड़े टाइम बाद जब वो रिफॉर्म चलने नहीं लगा क्योंकि 2 जजेस जो थे वो चीफ जस्टिस के खिलाफ जा रहे थे और चीफ जस्टिस साहब माइनॉरिटी में आ चुके थे, तो उसी पार्लियामेंट ने बड़ी जल्दी से आइन क्या कानून तब्दील करके कहा कि नहीं, जो तीसरा बंदा है वो चीफ जस्टिस खुद हैंड सेलेक्ट करेंगे अपनी तरफ से, क्यों, ताकि उनको गारंटी हो कि बेसिकली उनकी बात मानी जाए और उनके अपोजिंग कोई फैसला ना आए। तो इस तरह की जो चीज़ें की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जुडिशरी के साथ, I agree, space for democracy, space for due process, space for looking at the law in its letter and spirit fully, वो अंडरमाइन किया जा रहा है। और उसका नतीजा ये है
कि आपने जस्टिस अतर मिनरला का नाम लिया, वेरी गुड एग्जांपल, राइट। पीटीआई के दौर में जब पीका के कानून में तरमीम लाई गई, तो यही जस्टिस साहब थे आईएचसी के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिन्होंने स्ट्राइक डाउन किया इन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशनली, और बड़े अच्छे टाइम पे स्ट्राइक डाउन किया, क्योंकि अगर वो कवानीन रहते तो फरवरी 2022 के बाद जो कोर्ट अनकोर्ट रेजीम चेंज हुआ था और उसके बाद जो पीटीआई ने बातें की थी, वो उसी पीका के अंदर उन्हें जेल हो जानी थी अगर जस्टिस मिनरला उनके साथ उनके खिलाफ फैसला नहीं देते, क्योंकि उस वक्त बड़े बुरे लगते थे। इन हाइंडसाइट जस्टिस मिनरला सेव देयर स्किन, लिटरली, क्वाइट लिटरली स्पीकिंग। अब वही तरामीम लाई गई हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी पैक कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और बेंचेस का इशू चल रहा है। तो बेसिकली जो चीज़ कुछ साल पहले जस्टिस मिनरला जैसे जजेस ने रिवर्स की, अब वो भी नहीं लगता रिवर्स होगी। तो स्पीच विल बी क्रिमिनलाइज्ड, और उसका इम्पैक्ट, जैसे नजम सेठी ने कहा, उन्हीं लोगों पे होगा जो नुआंस एनालिसिस लोगों को या न्यूज़ देना चाहते हैं। जो बाकी फेक न्यूज़ और फैला रहे हैं उनके खिलाफ तो वैसे ही कुछ नहीं होता। तो अगेन यू आर कटिंग डाउन द स्कोप of nuanced debate conversations in Pakistan on a lot of complex issues. इसमें मुझे लगता है कि सलाउद्दीन अहमद अगेन अ ग्रेट वॉइस, उन्होंने एक बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन किया, मुझे लगा है बहुत खूबसूरती से उन्होंने बात की कि उन्होंने बोला कि जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल है ज़रूरी नहीं है अनऑब्जेक्शनबल ना हो। उसकी उन्होंने मिसाल भी अच्छी दी कि गुलाम इसहाक खान ने बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट डिसमिस की थी। कहने को तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता था, बट वाज इट अनऑब्जेक्शनबल? एब्सोल्युटली नॉट, इट वाज एब्सोल्युटली ऑब्जेक्शनबल कि एक शख्स अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए जमहूरी हुकूमतें डिसमिस कर रहा है। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का राइट दिया गया है, गवर्नमेंट इस वक्त आर्ग्यू कर सकती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम जजेस ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उससे जो मसला पेश आ रहा है वो ये आ रहा है कि कोर्ट चलते हैं सीनियरिटी प्रिंसिपल पे। अब जी जज आपने ट्रांसफ़र किया है, एक लेट्स से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जजेस एलिवेट होने थे, आपने कहीं और से जजेस ट्रांसफर कर दिए। अब सीनियर सीनियर जजेस जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो सारे के सारे चेंज हो चुके हैं। तो द सीनियरिटी प्रिंसिपल दैट द कोर्ट्स वर्क ऑन, दैट दैट गेट्स टैम्पर्ड विद। अब ये सारी कंफ्यूजन चल रही है कि अच्छा जी 6 जजेस आप लाएंगे, तो जिस वक्त वो साइन करेंगे, पहले जो साइन करेगा वो सीनियर हो जाएगा, या जो पहले सर्विस ज़्यादा है वो सीनियर हो जाएगा, या बर्थ सर्टिफिकेट से हम लोग लेंगे तब से पता चलेगा सीनियर क्या है। बोथ हैव जॉइंड द कोर्ट एट द सेम टाइम, क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो इसी तरह सलाउद्दीन अहमद की एक अच्छी आर्गुमेंट है कि प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस के पास जो ट्रांसफर ऑफ जजेस की पावर है उसको भी आप इसी तरह समझें कि विद ड्यू कोर्स ये पावर एक्सरसाइज की जा सकती है, आर्बिट्रेरली नहीं की जा सकती। अगर तो जी ज़रूरत है, इस वक्त बैकलोड ज़्यादा है, आपको लगता है 17 मर्द बैठे हुए हैं कोर्ट में, हमें कहीं से औरत जज लेकर आनी चाहिए डाइवर्सिटी के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, ये सारी वजूहात या कोई भी और जो वजह क्रेडिबल आपको लगे उसकी वजह से आप ये पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो वजह लगती है। पर अगर यही लगता है कि आप अपने मनपसंद फैसले लाने के लिए अपने मनपसंद जजेस से कोर्ट्स को भर रहे हैं, तो ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है भी आपके पास और शायद चैलेंज नहीं हो सकता कोर्ट्स में, तो ये अनऑब्जेक्शनबल नहीं होता, ये एब्सोल्युटली ऑब्जेक्शनबल होता है और इसको तनकीद करनी चाहिए। आई फुली एग्री, और इनफैक्ट इन चीज़ों का जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑब्जेक्शनल चीज़ों का, वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है, द वे यू एक्सप्लेन इट, राइट। एक लॉजिक समझाई जाती है, रश नहीं होता। और इनफैक्ट जो लोग ये आज कर रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए, पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि पता नहीं कल परसों तरसों आप दूसरी तरफ हों। तो आपने जो नॉर्म्स वायलेट किए हैं, जो बुरी चीज़ें आपने नॉर्मलाइज कर दी हैं, जो लेजिस्लेशन के थ्रू आपने ड्रकोनियन लॉज पास किए हैं, ये आपके ही गले पड़ेगा। अगेन 2016 में यही नून की हुकूमत पीका लाई थी, 18 से 22 तक यही हुकूमत पीका को काला कानून कहती थी, और अब यही हुकूमत उसके अंदर और भी बुरी शिकें डाल चुकी है, जिसकी वजह से 3-4 साल बाद जो है, या तो मरीम नवाज या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ कहेंगे या राना सनाउल्लाह कि जी वो हमसे बड़ी गलती हो गई थी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो भाई गलती माने नहीं, पिछली गलतियों से सीख लें कुछ और फिर आगे बढ़ें, वरना आप भी जेल में जब होंगे तो यही कानून आपके ऊपर और यही जजेस आपके ऊपर इस्तेमाल होंगे। चलें, एक पार्टी गलती को अपना नाम तो दे देती है, बाकी तो वो भी नहीं करती। मुझे ये सब बोलने के बाद भी आई एम श्योर लोग जयाला पटवारी बोलेंगे, बट आई एम ऑल्सो गोइंग टू ऐड के जो पीपीपी नॉमिनेटेड सिंध हाई कोर्ट के जजेस थे वो भी लार्जली सारे पास हो गए हैं, अप्रूव हो गए हैं, तो वो भी कोर्ट पैकिंग है। बट आई कांट हेल्प पीपल कॉलिंग मी जयाला पटवारी इवन आफ्टर सेइंग ऑल ऑफ दिस।
अब उधर तनकीद हो गई है तो इधर भी थोड़ी तनकीद की मुझे इजाज़त दी जाए। मेरी नज़र में तो जो खान साहब ने लेटर लिखा है उसको वैलेंटाइन्स डे फरवरी के लव लेटर के अलावा कुछ नहीं कह सकते। अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि इस शख्स ने मुझे बार बार मारने की कोशिश की है, इस शख्स ने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ट्रैम्पल अपॉन कर दिया है, तबाह कर दिया है, मुल्क की हर चीज़ तबाह कर दी है। पाकिस्तान के सबसे बड़े विलन जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं। इन्होंने प्लान करके 500 लोगों को इस्लामाबाद में गोली मारी है। फिर उनको ख़त लिखना है कि सर अवाम और फ़ौज दूर हो गई है, थोड़ा आप अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज़ करें और हम दोनों मिलकर या एटलीस्ट मैं आकर फ़ौज और अवाम को इकट्ठा कर सकता हूँ। तो इसको जॉब लेटर कहें, इसको लव लेटर कहें, इसको खुला तज़ाद कहें और क्या कह सकते हैं? आपकी क्या राय है खान साहब के लेटर के बारे में टू जनरल आसिम मुनीर, जो इंटरेस्टिंगली आर्मी ने बोला हमें तो मिला ही नहीं। हमें मिला नहीं, दुनिया भर को मिल गया। और हाँ, जीएचक्यू वो खत नहीं पहुंचा, क्या पाकिस्तान ये पोस्ट ऑफिस पता नहीं क्या कर रही है। ये न्यूयॉर्क में एक गलत। लड़की ने मेरे साथ किया था। मैंने भी रात के 5 बजे उसको मैसेज भेज दिया था। अगले दिन से मुझे तो मिला ही नहीं। अगले अच्छा वाक़ई नहीं मिला तुम होगा। कह मैंने रहे हो फिर सेंड मैसेज कर लिखा हुआ है, दिया। रेड भी लिखा हुआ है, रेफ 4 हाँ, नहीं AM। मुझे अगली रात भेजने के बाद आइडिया हुआ कि ओह! ये दिस इज़ लेटिंग यू डाउन स्लो ईज़िली के ओह! हाँ, आई नेवर गॉट योर मैसेज। ओह! लेट never मी got सेंड it। इट अगेन। हाँ। खान साहब ये um, गलती मत कीजिएगा। खान साहब जो हैं वो अगेन रूठे हुए आशिकों की तरह जो है वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी कर लें बात। अगेन इफ आई वर टू टेक द फ्लिप साइड ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट, राइट, आई थिंक वैलिडिटी एक तरह से है उनके पर्सपेक्टिव की, इन द सेंस एज फॉलोज कि जो खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो टीटीपी का मसला चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, और जो फ़ौज को इशू आ रहा है कोर पाकिस्तान से अबाउट इट्स स्टैंडिंग एंड अबाउट पीपल्स रिस्पेक्ट फॉर द इंस्टीट्यूशन, उसे सॉल्व करना है फ़ौज ने बिफोर दे कैन डू मोर थिंग्स, फॉर एग्जांपल डील विद द टीटीपी थ्रेट। अगर आप इस सिचुएशन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में बड़े ऑपरेशंस करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की सोसाइटी आपके साथ खड़ी नहीं होगी, दैट इज़ अ फैक्ट। तो Khan Saab, I think, recognizes that. The question is, does the military recognize the need to have a deal done? मैंने इस पे एक substack भी लिखा था कि अगर आप prisoners dilemma यूज करके या negotiation tactics यूज करके analyze करें तीनों parties की position, तो it is the military, in my opinion, that needs the talks to go forward and needs to find a path forward with Imran Khan. So I think Han realizes that as well, in terms of creating that perspective कि I am the only choice you have. Again, GHQ इस मूड में तो बिल्कुल नहीं है, स्पेशली तब तक, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब तक पीटीआई अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल में नहीं लाती, यूके और अमेरिका में जो वो लॉबिंग कर रहे हैं उसे ख़त्म नहीं करती, और खान साहब अग्री करते हैं कि इफ़ ही इज़ लेट आउट ऑफ जेल तो वो धरने की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, बल्कि नॉर्मल पॉलिटिक्स कोट एंड कोट उसमें इंगेज करेंगे। जब तक वो एग्रीमेंट नहीं होगी, रूठे हुए आशिक जो हैं वो रूठे हुए ही रहेंगे। अच्छा चलो बहुत हुआ मान जाओ ना। दो अलग-अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं। आई एग्री कि इस वक़्त पाकिस्तान के लिए बेस्ट क्या है, सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं साथ बैठें, बोलें यार कुछ तुसी गलत किता, कुछ असी गलत किता, हुण मिट्टी पाओ, मुल्क दे हालात वेखो, इकोनॉमी वेखो, टेररिज्म वेखो, लेट्स कम टुगेदर। Pakistan needs to have a post APS movement kind of thing. Is that what Pakistan needs? 100%. Is that what PTI has said over the past 2 years? No, they've said, या एटलीस्ट उनके जो सोशल मीडिया पे हर चीज़ जो प्रोजेक्ट की गई है कि ये शख्स है, इससे ज़्यादा बुरा कोई इंसान नहीं है दुनिया भर में। ये लोग रातों को लाइटें बंद करके 500 हमारे लोगों को गोलियां मारते हैं, दुनिया भर में ये चीज़ प्रोजेक्ट की है। तो फिर कल आप इन्हीं के साथ बैठेंगे, इन्हीं के दरवाजे पे जाएंगे कि सानू प्राइम मिनिस्टर बना दो, अपने सारे सपोर्टर्स को बोल-बोल कर के ये हिटलर से भी बुरा है, वर्स्ट काइंड ऑफ फैसिज़्म है। तो मेरी नज़र में तो इसको जितना मुझे पीटीआई वाले इसके बाद गालियाँ दें, थूक के चाटना ही बोलेंगे। मेरे पास तो और कोई लफ्ज़ नहीं है फॉर व्हाट एंड प्लस इफ जो ऑब्जेक्टिवली पीटीआई को इसलिए सपोर्ट कर रहे थे कि उनको लग रहा था वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। अगर आप सारा का सारा इल्ज़ाम और मलबा लगा देंगे ये फॉर्म 47 गवर्नमेंट गवर्नमेंट पे कि यार ये बुरे हैं, देखें इन्होंने ये किया, अब आप पॉलिसीज़ अपनी रिविज़िट करें और हमें सेलेक्ट कर लें इनकी जगह पर, तो आप वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान की सियासत में 30 सालों से हुआ है कि इनको छोड़ दें, हमें सेलेक्ट कर लें, हमें छोड़ दें, इनको सेलेक्ट कर लें और वही मैरी गो राउंड स्क्विड गेम्स वाला जो है, उस पे हम बैठे रहेंगे। हर 3 साल बाद जब इलेक्शन होते हैं, भाग के हम कमरे में छुप जाएँगे, जो नहीं छुप सके, उनको मार दिया जाएगा।
100%. That's the tragedy of Pakistani politics, unfortunately. Next thing on our agenda is Zardari साहब is in China. बेसिक समरी तो यही है कि चाइना नाखुश है कि सिक्योरिटी जो है चाइनीज़ ऑफिशियल को नहीं मिली जा रही। शुरू में गवर्नमेंट ने थोड़ा इसको दबाने की कोशिश की, बट अब तो बज़ाहिर ही हो गया है। चाइना ने लिटरली ऑफ़र कर दिया था कि हम अपनी फ़ोर्सेस भेज देते हैं कि आपसे नहीं हो रहा तो रूठे हुए आशिक को मनाने की बात हो रही है, तो ज़रदारी, मोहसिन नकवी, सागदार, ये चाइना जो हमारे रूठे हुए आशिक हैं, उनको मनाने गए हुए हैं। 100%. आई थिंक टेंशंस काफ़ी रियल हैं चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप में। आई थिंक प्रोजेक्ट्स का इशू है, आईपीपीस की डिविडेंड्स और पेमेंट्स का इशू है, सिक्योरिटी सिचुएशन का इशू है, और एक और इशू जो है वो तालिबान या अफ़गानिस्तान में जो गवर्नमेंट है उसके साथ किस तरह डील किया जाए उसका इशू है। तो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट ट्रिप है। आउटकम्स क्या होते हैं वी विल सी। बट अगेन अगर लोगों को याद नहीं है तो याद दहानी भी करा देते हैं कि कुछ हफ्तों पहले, कुछ हफ्ते क्या 2 हफ्ते पहले, मोहसिन नकवी जब डीसी आए हुए थे तो एक और कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि वो किस किस्म की इवेंट्स में गए थे। एक एंटी चाइना इवेंट अपेरेंटली थी, जिसके ऊपर काफ़ी कॉन्वर्जेसन हुई। तो मेरे ख्याल में उसपे भी थोड़ी क्लैरिफिकेशन दी जाएगी कि क्या हुँ। हुआ और कैसे हुआ। तो अगेन आई थिंक पाकिस्तान चाइना रिलेशंस आर इन अ ट्रिकी प्लेस फ्रॉम पाकिस्तान्स पर्सपेक्टिव। इस इशू को नेविगेट करना बड़ा मुश्किल होगा अगले 4 साल के अंदर, क्योंकि एक तरफ आपने डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात रखते हैं, वो अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर हैं। कब क्या कैसे कह दें, कितने लोग आपके डिपोर्ट कर दें, उस पे भी आते हैं कि अभी इंडिया के साथ डिपोर्टेशन हुई है, उसका क्या हुँ। हमें सिग्नल मिलता है। तो वो आपने मैनेज करना है। दूसरी तरफ आपने चीन की रिलेशनशिप को मैनेज करना है, जो कि आपसे नाखुश है। और तीसरी तरफ आपने जो है अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर करनी है, वरना जैसे आपने कहा चीन गवर्नमेंट का प्रेशर है कि आप हमारी हुँ। सिक्योरिटी कंपनीज़ को लाइसेंसेस दें। तो आई थिंक इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्लेस फॉर पाकिस्तानी डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी। और इस साल ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 2025 जो है वो फॉरेन पॉलिसी का एक तरह से साल है। जितनी निम्बल और जितनी इफ़ेक्टिव पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी होगी उतना ज़्यादा बेहतर होगा मुल्क के लिए। और जितने आप मसाइल क्रिएट करेंगे थ्रू बैड मूव्स सच एज़ गोइंग टू इवेंट्स योर इंटीरियर मिनिस्टर शुड नॉट हैव बीन एट, उतना ज़्यादा आपके लिए डिप्लोमैटिकली मसला होगा। हुँ। इसमें इवन लोकल पॉलिटिक्स को जो हम रिड्यूस कर दे देंगे, ट्रम्प और इमरान खान की दोस्ती है, तो ट्रम्प आके फ़ोन कर देगा। आई थिंक पीपल शुड डिग अ बिट डीपर कि यार क्या चीज़ ऑफ़र की जा रही है, क्या चीज़ डिस्कशन हो रहा है। तो अगर पाकिस्तान इज़ ट्राइंग टू वॉक अ टाइट रोप बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, आई एम श्योर सम पार्टीज़ हू आर नॉट इन पावर आर गोइंग टू अमेरिका एंड बीइंग लाइक कि हम टाइट रोप इस तरफ आ जाएँगे, हमें आप वापस लेकर आएँ। अभी दुनिया भर के जो लेफ्ट है जिनको लग रहा था खान साहब एंटी इम्पीरियलिस्ट हैं, या मुसलमान मुल्क है जिनको लग रहा था वो इस्लामिक लीडर हैं, तो ट्रंप ने एथनिकली क्लेंज़ करने का गाज़ा को प्लान दे दिया। देखते हैं इमरान खान कितनी तनकीद करते हैं अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की इस बात के ऊपर। वक़्त बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया है, तो इंडियन डिपोर्टेशन जो है उज़ैर, ओवर टू यू। या तो पहली जो बड़ी फ्लाइट थी अमेरिका से अंडर डोनाल्ड ट्रंप, वो इंडिया आ गई। उसके ऊपर काफ़ी डिबेट हुआ इंडिया में इन टर्म्स ऑफ द इन माय व्यू इनह्यूमेन कंडीशंस, जिस तरह माइग्रेंट्स को भेजा गया इन चेन्स एंड हैंडकफ्स। यही इशू कोलंबिया के साथ हो चुका है, ब्राज़ील के साथ हो चुका है पहले, और अब इंडिया के साथ हुआ है। अपोजिशन इंडिया ने प्रोटेस्ट भी किया इसके बारे में। राइट विंग में भी इस पे गुस्सा है, लेफ्ट पे भी गुस्सा है इस इशू के ऊपर। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर, उन्होंने राज्यसभा में एक स्पीच भी दी, लेकिन उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिकली इस इशू को नेविगेट किया कि डिपोर्टेशंस पहले भी होती रही हैं, बाइडेन एरा में भी हुई, और ये एक नॉर्मल जो है इशू है दोनों ममालिक के दरमियान, और जो लोग आए हैं वो इलीगली गए थे और हम इस पे क्रैक डाउन करेंगे। जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, उन्होंने ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, यूज़ द वर्ड दे हैव ऑलवेज बीन ट्रांसपोर्टेड बैक इन रिस्ट्रेंट्स। यानी कि एक पॉलिसी रही है अमेरिका की कि हमेशा जो है वो इसी तरह बांध कर लोगों को भेजा जाता है। अगेन आई हैव आस्क्ड इंडियन जर्नलिस्ट एज वेल कि इस बात को वेरीफाई करें कि क्या इसी तरह ही हमेशा भेजा जाता था कि दिस टाइम इज़ डिफरेंट। माय व्यू फ्रॉम टॉकिंग टू पीपल हु कवर मैक्सिको, कोलंबिया, जो लैटिन अमेरिकन माइग्रेशन डिपोर्टेशंस हो रही हैं, उनका व्यू ये है कि इस तरह नहीं किया जाता था। दिस इज़ बीइंग डन ऑन पर्पस। और फिर तस्वीर और वीडियोस भी रिलीज़ की जा रही हैं ऑन पर्पस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी फॉर प्रोपेगेंडा पर्पसेस, कि हम देखें इस तरह क्रैकडाउन कर रहे हैं।
In my view, it's a shameful moment, yet another shameful moment for America, कि आप लोगों को इस तरह डिपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, वो इलीगल्स हैं, आपने डिपोर्ट करना है, एक प्रोसेस है उसका, लेकिन इस तरह जानवरों की तरह उन्हें बांध के इस डिसरिस्पेक्ट की तरह ना भेजें. दूसरे ममालिक के लोग में भी आपकी जो स्टैंडिंग है वो कम होगी, जो अब हमें इंडिया में भी नज़र आ रहा है. एंड द गवर्नमेंट देयर हैज़ अ टफ जॉब टू नेविगेट, क्योंकि एक तरफ पब्लिक ओपिनियन है, इंडिया में भी पाकिस्तान की तरह एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो एंटी अमेरिकन है, एंटी इंपीरियल है, दोनों राइट और लेफ्ट के ऊपर. और अब जो है नरेंद्र मोदी, बाय द टाइम वी हैव आवर नेक्स्ट एपिसोड, वो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलके जा चुके होंगे वापस. तो यू हैव ओनली इंसर्टेड मोर वॉलेटिलिटी इनटू एन रिलेशनशिप जो दोनों तरफ अमेरिका में लोग कहते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है इंडिया के साथ. आई नो आपके खुर्रम के साथ रिकॉर्डिंग है, सो लेट मी जस्ट रैप अप द न्यूज़, ताकि फिर आपको जो कुछ ऐड करना हो तो आप एंड में ऐड कर लीजिएगा. शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं वो रमज़ान शुगर मिल्स केस में एक्विट हो चुके हैं. मैंने पर्टिकुलरली इस केस का नहीं देखा, बट ये ऑफ कोर्स अब अगर लोगों को नज़र आ रहा है कि इमरान खान को प्रेशराइज करना है तो केसेस इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो मेरी बस उम्मीद है कि हर केस जो शरीफों या भुट्टो या जरदारी या पीप जिनके भी खिलाफ हुआ है, उनको भी इस जुमरे में देखना शुरू कर दें कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बनाए जाते हैं, फिर जब पावर में आ जाते हैं तो ये सारे के सारे केसेस वैनिश हो जाते हैं. कराची में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है कि इंटर के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें बहुत ज़्यादा कराची के लोगों को फेल किया गया है. इसमें इरफान अहमद रिंद हैं, वो सक्कर IBA जो है उसमें पढ़ाते हैं. उन्होंने बोला कि 2016 में हमने इंटर का जो प्रोग्राम है उसको देखा था, उसमें बहुत ज़्यादा रोट मेमोराइजेशन थी, छापे मार मार के आप पास हो जाते थे. तो हमने सिस्टम को रिवैम्प किया है, वो रिवैम्प करने की वजह से या एक मोर होलिस्टिक तरीके के पेपर बनाने की वजह से बहुत ज़्यादा लोग फेल हुए हैं, बिकॉज पीपल वर यूज टू दी ओल्ड सिस्टम. इसको फिर एक कंपैरेटिव स्टडी किसी को करनी चाहिए कि सिर्फ कराची में ऐसा हुआ है कि low percentage of people have passed compared to the previous years. Yeah, it has happened all over Sindh. If it has happened all over Sindh consistently because of the revamp of the education policy, खुदा का वास्ता है हर चीज़ को लसानी बुनियाद पर एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए मत इस्तेमाल किया करें. उसमें अभी जो इंटर बोर्ड के रन कर रहे थे उनको भी हटा दिया गया है. एक प्रोब चल रही है, जैसे जैसे इसमें अपडेट्स आएंगी वी विल लेट यू नो मोर ऑन दैट. फ्रॉम माई साइड टू एंड इट, एक्चुअली दो चीज़ें हैं, बट आई वुड लव बिफोर वी गेट टू देयर टेक ऑन दीज टू थिंग्स. मुनीज़ जहांगीर के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है, हमने भी उस ब्लास्फेमी गैंग पे रिपोर्ट किया, मुनीज़ जहांगीर ने भी किया. एक बहुत बहादुर औरत की एक बहुत बहादुर बेटी है मुनीज़ जहांगीर. तो हम दोनों, तो मैं उज़ैर की तरह नहीं हूँ कि खुद थॉट्स एंड प्रेयर्स देकर बोलूँ सिर्फ मेरी साइड से हैं. शहजाद को तो सैफ अली खान से नफरत है, मैं दोनों की साइड से मुनीज़ ये जहांगीर को अभी तक खड़ा हूँ. याद है शहजाद ऑफ को. कोर्स दिल पे लगी हुई है मेरे, कि हम हाईली कंडेम करते हैं जो कैंपेन मुनीज़ जहांगीर के साथ अगेंस्ट चल रही है, एंड वी स्टैंड इन कंप्लीट सॉलिडारिटी विद मुनीज़. आई अंडरस्कोर दैट पर्सपेक्टिव. और जो ये एग्जाम्स का इशू, आई थिंक या कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए. और फिर अगर आप, अगेन माय व्यू इज़ कि अगर आप प्रोसेस चेंज करते हैं एग्जामिनेशंस का, तो फिर खुदा के लिए टीचर्स की रिट्रेनिंग में भी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कर दें, क्योंकि उस्ताद की तो आदत है उसी तरह पुराने पर्चे पे बच्चों को पढ़ाने की. बच्चों को तो किसी ने पढ़ाना है ना. अगर आपने उस्ताद की ट्रेनिंग नहीं की या चेंज मैनेजमेंट नहीं किया अक्रॉस स्कूल्स और बच्चे फेल हो गए, तो उस पर पॉलिसी का भी एक रोल है. तो पूरी चीज़ होलिस्टिकली देखा करें. इस चीज़ पे कोई फोकस नहीं करता कि प्रोसेस चेंज कर दिया, करिकुलम चेंज कर दिया, एग्ज़ाम का पर्चा चेंज कर दिया, टीचर को सिखाया नहीं कि भाई नए तरीके से किस तरह पढ़ाना है बच्चे को. बिल्कुल सही बात है. लेट्स एंड इट ऑन जो हमारे ग्रुप में डिस्कशन हो रहा था. शहरी रहमान ने बोला 128,000 पीपल डाई ईच ईयर फ्रॉम एयर पोल्यूशन. बड़े लोग ताज्जुब कर रहे थे कि यार ये नंबर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड लगता है. फिर दावर भट्ट ने बोला ग्रुप में कि बिल्कुल ये नंबर गलत है, एक्चुअली नंबर तो 228,000 है, कि तकरीबन 2.5 लाख लोग हर साल एयर पोल्यूशन से मरते हैं, जो कि कोविड से मेरे ख्याल से, इफ़ आई हैव द फिगर राइट, 3 गुना जितने मरे थे उससे भी ज़्यादा है. ये एक नेशनल इमरजेंसी है, लेकिन क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ यही रहती हैं कि कल किसका धरना क्या है, ये मसले क्या हैं, तो हम जो चीज़ 2.5 लाख पाकिस्तानियों को हर साल मार रही है उसकी तरफ कोई सोच भी नहीं रहा. बिल्कुल. एंड आई थिंक आई हैवंट लुक्ड एट द मेथोडोलॉजी, बट द नंबर इज़ हाई, द इशू इज़ हाई. आपको हर साल नज़र आता है कि हर दिसंबर में लाहौर, दिल्ली वगैरह की तस्वीर, इस साल तो मुल्तान तक पहुंच गया था स्मॉग. तो इट इज़ ओनली एक्सपेंडिंग, सो यू कैन एक्सपेक्ट द नंबर टू गो अप. मैं इस पे, क्योंकि आई लुक एट थिंग्स फ्रॉम एन इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, एक तो इशू है लॉसेस का, हेल्थ केयर लॉसेस, पब्लिक हेल्थ, लॉन्ग टर्म लॉसेस, लोगों को कैंसर होगा एक्सेट्रा, वी डोंट नो राइट.
नियर टर्म में जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि अगर आप इस क्राइसिस को सॉल्व करने जाते हैं तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉडर्नाइजेशन होगी, आपके यहाँ रिफाइनरीज के अंदर नए जो हैं वो प्रोडक्ट्स लगेंगे, लोगों की ट्रेनिंग होगी, ब्रिक किल्न्स हैं, जो भट्टियां हैं उनकी मॉडर्नाइजेशन होगी। तो ये अगर आप इशू सॉल्व करने के लिए सीरियसली काम करते हैं ऑन एन इमरजेंसी लेवल, इट्स ऑल्सो गुड फॉर जॉब्स, इट्स ऑल्सो गुड फॉर द इकोनॉमी, बट वी डोंट टॉक अबाउट दिस। Yeah, we have an entire podcast with our but on this. If you are interested in more on this subject, please go and watch that and please continue watching us. हमारे लास्ट वीक थोड़े व्यूज कम आए थे, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें यार, देखें, बताएं अगर कुछ लास्ट वीक हमने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं किया तो बताएं क्या हम करें ताकि आप लोग अब ये हमें क्लिप देखें। आने वाली है शहजाद तुम्हारी के, तुम प्लीज दूसरी वीडियोस में कहते हो कि मैं लाइक कभी नहीं कहता लोगों को लाइक लाइक शेयर सब्सक्राइब, उजैर, अब ये आपके क्लिप लिए, आएगी, देखेंगे आपके शहजाद लिए, झूठ कह रहा है, आपके लिए शहजाद झूठ कुर्बानी कह दे रहा रहा हूँ मैं, आपके लिए है। कुर्बानी दे रहा हूँ, आपके शो के लिए मैं अपना ईगो सेट असाइड करके, और मैंने तो तो कभी किसी से भीख नहीं मांगी। मैक्सिन प्लीज, मैक्सिन, मैक्सिन प्लीज। प्लीज मेरा लैपटॉप की बैटरी मरने वाली है। थैंक यू सो मच ठीक है। उजैर एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग।